हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है, अभिनंदन है आज पुनः हिंदी भाषा और साहित्य चैनल में। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और प्रगति के मार्ग पर बढ़ते जाएं। परिश्रम करिए और अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयत्न करिए, जिससे आगे बढ़ने में आपको सहायता मिलेगी और हमें भी प्रसन्नता होगी जब आप अच्छे नंबरों से पास होंगे और हमारा परिश्रम भी सफल होगा। तो चलिए आज हम अगले नए विषय की ओर चलते हैं। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो नामकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। तो चलिए विषय की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास एवं नामकरण। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी साहित्य का आरंभ लोक भाषा कविता के माध्यम से हुआ। हिंदी साहित्य का आरंभ अपभ्रंश से मिलता है। हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है, गद्य, पद्य और चंपू। तो आगे बढ़ने के पहले हम आपको हमने आपके लिए व्याख्या जो है इसकी परिभाषाएं लिख के रखी हैं, जिससे आपको नोट करने में आसान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गद्य किसे कहते हैं? एक ऐसी रचना जो छंद, दोहा, चौपाई, सवैया, ताल इससे मुक्त होती है, उसे गद्य कहते हैं। पद्य किसे कहते हैं? एक ऐसी रचना जो छंद युक्त हो, तुकबंदी हो और दोहा, चौपाई, सवैया अनेक जो अलंकारिक जो तत्व हैं उनसे बंधी हुई होती है, युक्त होती है। बंधी हुई क्या? युक्त होती है। तो एक ऐसी रचना जो छंद युक्त हो, तुकबंदी हो, उसमें ऐसी वो पद्य कहलाती है। चंपू एक ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, वह चंपू कहलाता है। ऐसा साहित्य क्या कहलाता है? चंपू कहलाता है। फिर है हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। जो अब तक लिखे गए हैं जो इतिहास, उसमें सबसे ज़्यादा प्रामाणिक किसे माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, उसको माना जाता है। तो उसमें जो लिखा है उन्होंने, उसी को ज़्यादा सच मानते हैं। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आचार्य शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार के तर्कसम्मत रूप में चलता है। हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है? इसमें विवाद है, लेकिन अधिकतर साहित्यकार हिंदी की पहली प्रामाणिक गद्य रचना लाला श्रीनिवास दास के लिखे उपन्यास परीक्षा गुरु को मानते हैं। तो विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को इस प्रकार से वर्गीकृत किया है। इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है: वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल का समय था 1000 से लेके ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक वीरगाथा काल चला। भक्ति काल 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी तक चला। रीतिकाल 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक चला। ये इन 4 भागों में विभक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को। अब आधुनिक काल को इन्होंने पहले हम इसके बारे में बताएं कि वीरगाथा काल कहते किसको हैं। विद्यार्थियों, इस काल में, वीरगाथा काल में वीर रस से युक्त रचनाओं की बहुलता मिलती है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा। किंतु वीरगाथा काल के अतिरिक्त वीर रस के साथ में वीर रस की कविता लिखी गई, पर श्रृंगार रस का भी पर्याप्त मात्रा मिलता है। श्रृंगार रस से संबंधित भी कविताएं लिखी गई हैं। अब भक्तिकाल और रीतिकाल आता है। ये मध्यकाल आया बीच में, वीरगाथा काल के बीच में मध्यकाल आता है। मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल और रीतिकाल में विभाजित किया है।
भक्ति काल में क्या था कि ये 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक चला और इसमें भक्ति रस से संबंधित कविताएं लिखी गई। जैसे सूरदास आए, तुलसीदास आए, ये बहुत मीरा आई, बिहारी आए, तो इन रीतिकाल बिहारी रीतिकाल के हैं। तो इन लोगों ने भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी और उस समय जो ये काल आया था 1350 से लेकर 1650 तक भक्ति से संबंधित ज़्यादा कविताएं लिखी गई, अन्य भी लिखी गई, लेकिन इसी की बहुलता थी। तो भक्ति काल को भी दो भागों में ऐसे बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में क्या है, राम से की भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी गई, और जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसमें कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी गई। अब राम भक्ति शाखा में कौन, जैसे तुलसीदास आ गए राम भक्ति शाखा में। तो तुलसीदास जो हैं इन्होंने राम से संबंधित जैसे रामचरितमानस वगैरह लिखी है, तो ये राम से संबंधित। और कृष्ण भक्त शाखा में जैसे सूरदास सरोपरी हैं, मीरा हैं, इन्होंने कृष्ण पे आधारित कविताएं लिखी हुई हैं। और रीतिकाल में जैसे बिहारी सरोपरी हैं, रीतिकाल बिहारी ने लिखी हुई हैं रचनाएं। अब भक्ति काल में और भी है, भक्ति काल में जैसे भक्ति काल को दो भागों में और विभाजित किया है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक और सगुण ब्रह्म के उपासक। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन थे, जैसे कबीरदास जी, जो बिना गुणों का जो शक्ति है, देवता हैं, निर्गुण ब्रह्म निराकार। निर्गुण ब्रह्म क्या, जैसे उसके कोई गुण नहीं होता है, ना नाक मुँह आँख कुछ भी नहीं होता, तो वो निर्गुण ब्रह्म हो गया। और सगुण ब्रह्म माने जैसे जिसके जो हम लोग पूजा करते हैं, पत्थरों पे बने हुए हैं, पत्थर के रूप में या फोटो के रूप में जो हम देखते हैं उसमें, तो उनका कुछ गुण हैं, काले हैं, गोरे हैं, या मोटे हैं, या कुछ भी मतलब लिए हुए हैं। जैसे कृष्ण जी के ऊपर हमें मालूम है कि मोर का पंख लगा रहता है, और राम जी जो धनुष बाढ़ लिए हैं, तो इनका रूप है कोई ना कोई जिनसे हम पहचान लेते हैं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म के लोग क्या होते हैं, वो एक ही शक्ति मानते हैं, वो उनके लिए कोई रूप नहीं होता है, उसको शक्ति मानते हैं और पूजा करते हैं। तो ये भक्ति काल। और रीत काल में हमने बताया कि बिहारी सरोपरी हैं, बिहारी ने रीत काल से संबंधित कविताएं लिखी, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। अन्य भी कवि और लेखक भी हैं। फिर आया आधुनिक काल इसके बाद में। तो अब भक्ति काल, रीति काल किसे कहते हैं, भक्ति काल तो हो गया भक्ति संबंधित, रीति काल किसे कहते हैं। रीत काल का तात्पर्य है, रीत काल से तात्पर्य है जिस काल में काव्य शास्त्रीय प्रणालियों जैसे अलंकार, रस, छंद, ध्वनि और नायिका भेद आदि लक्षणों पर से आधारित काव्य रचा गया, वो है रीतिकाल का कहा गया। अब केशव दास को रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है, केशव दास को रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। रीतकाल की विशेषताएं जो हैं, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, विशेषताएं क्या है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है, और ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था उस समय। भक्ति संबंधी, नीति संबंधी काव्य की प्रचुरता थी। तो ये है आपका रीतिकाल का, रीतिकाल किसे कहते हैं। फिर आपका आया आधुनिक युग। आधुनिक युग जो है इसे क्या कहेंगे, आधुनिक युग को। तो एक चीज़ तो और है कि जैसे आपने मध्यकाल और रीतिकाल की बात आई, तो वीरगाथा काल और आधुनिक काल के बीच का जो समय होता है वो क्या होता है, मध्यकाल। वीरगाथा काल और आधुनिक काल, इनके बीच का काल क्या होगा, मध्य माने बीच वाला काल। और मध्य काल को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल और रीतिकाल में विभक्त करके इसका वर्णन किया है। अब आधुनिक काल आया, ठीक है। आधुनिक काल किसे कहते हैं, आधुनिक युग से तात्पर्य रूढ़वादी, आधुनिक काल से तात्पर्य रूढ़वादी परंपरागत मुक्ति और व्यक्ति की क्षमता, गरिमा, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता से है, कि वो स्वतंत्रता है, किसी बंधन नहीं है आधुनिक काल में जो है। और आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया है, गद्य का विकास काल कहना चाहिए, गद्य विकास काल कहा गया है, या जागरण काल भी कहा गया है। किसको, आधुनिक काल को क्या कहा गया है, आधुनिक काल को गद्य विकास काल या जागरण काल भी कहा गया है। अब ये प्रश्न आ सकता है जागरण काल किसे कहा गया है, तो आधुनिक काल को कहा गया है। अब इसके बाद आया आपका कि आधुनिक काल का विभाजन किया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद्य खंड, क्योंकि ये गद्य का विकास काल था, आधुनिक काल जो है गद्य ज़्यादा लिखा गया, तो ये गद्य का विकास काल कहा गया। अब इसको भी दो भागों में बांटा,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य खंड और काव्य खंड, मतलब दो चीज़ें लिखी गई तो दो भागों में बांट दिया। उसके बाद काव्य खंड को दो भागों में बांटा। पुरानी काव्य धारा जो पहले चली आ रही उस पर आधारित लिखा गया और नई काव्य धारा में भी लिखा गया। अब नई काव्य धारा जो थी इसको भी तीन भागों में उन्होंने विभाजित किया है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। अब और अधिक विस्तृत रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास पे अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।